नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इवेंट के दौरान एक सिख छात्र ने राहुल गांधी से 1984 के दंगों और सिखों के मुद्दों पर कुछ सवाल भी पूछे। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा, आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी। छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाने के भी आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की कई गलतियां उस समय हुई जब वे वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूँ। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार 5 मई को शाम 5 बजे नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। यह सत्र वर्तमान नेशनल असेंबली का 16वां सत्र होगा। इससे पहले शनिवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अध्यक्षता में एक परामर्श बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सोमवार को नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें भारत की संभावित आक्रामकता और कार्रवाइयों की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पिछले महीने के अंत में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने नेशनल असेंबली में भारत की हालिया आक्रामकता और एक तरफा कार्रवाइयों की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। आसिफ के एक्स अकाउंट को बैन करने का यह कदम भारत द्वारा 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया। बैन किए गए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों का सब्सक्राइबर बेस 63 मिलियन है। ये चैनल भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए कुछ प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों में डॉन न्यूज़, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, जियो न्यूज़, समा टीवी और GNN शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही क्रिकेटर स्लैब्स और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी भारत में बंद कर दिया गया है। भारत ने पहलगाम हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम अकरम सहित मौजूदा और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया है। शान मसूद, तेज गेंदबाज हसन अली और नसीम शाह, बल्लेबाज इमाम उल हक, ऑलराउंडर शादाब खान और पूर्व स्टार शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने RT चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान पारंपरिक ही नहीं परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। पाक राजदूत ने यह भी दावा किया कि भारत के सैन्य दस्तावेज लीक हुए हैं जिनमें पाकिस्तान पर हमले की योजना है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान को हमले की आशंका है और वह किसी भी क्षण प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। हालांकि जमाली ने इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और ऐसे में तनाव बढ़ना समूचे दक्षिण एशिया को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कश्मीर हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और कहा कि इसमें रूस और चीन की भूमिका हो सकती है। हालांकि भारत पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय ध्वजवाहकों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इससे कुछ ही घंटे पहले नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू किए थे, जिसमें माल के आयात और उसके बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अब पाकिस्तान के एक अखबार
डॉन ने बताया कि पाकिस्तान ने शनिवार देर रात आदेश दिया कि किसी भी भारतीय ध्वज वाहक को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही पाकिस्तानी जहाज़ों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने से भी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर विभिन्न सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी 10वें दिन भी जारी रखी, जिसका भारतीय सेना ने भी प्रभावी जवाब दिया। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में फैले 8 स्थानों से पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की यह लगातार 10वीं रात थी। PTI के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर PSF ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। यह घटनाक्रम सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को पाक रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के करीब 1 पखवाड़े बाद हुआ है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर को बल के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के इंस्टाग्राम अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप की पोप के तौर पर AI तस्वीर साझा की गई है, जिस पर कैथोलिक समूह ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह तस्वीर ऐसे वक्त पर शेयर की गई जब कैथोलिक लोग 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद शोक मना रहे हैं। ट्रंप ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें उन्होंने पोप जैसी सफेद पोशाक और टोपी पहनी है, गले में बड़ा क्रॉस है और गंभीर भाव में एक उंगली ऊपर उठाए खड़े हैं। न्यूयॉर्क स्टेट कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ने ट्रंप पर उनकी आस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पत्रकारों से मजाक में कहा था कि मैं पोप बनना चाहता हूं। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। 1 साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रो अबॉर्शन रैली में साइन ऑफ द क्रॉस बनाकर कैथोलिक समुदाय को नाराज किया था। वहीं वेटिकन के प्रवक्ता ने ट्रंप की तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं की। वेटिकन में बुधवार से पोप के उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। न्यूयॉर्क स्टेट कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ने एक्स पर लिखा कि इस तस्वीर में कुछ भी मजेदार नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने अभी अपने प्यारे पोप को दफनाया है और अब एक गंभीर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कृपया हमारा मजाक ना उड़ाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से रविवार को हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब रवाना हुआ। इन यात्रियों ने हज जाने की खुशी के साथ साथ कश्मीर के अमन और पहलगाम हमले पर बात की। हज के लिए जा रही अफसा नामक एक महिला ने कहा कि हम शांति चाहते हैं और पहलगाम हमले के पीड़ितों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों की मुश्किलें भी अल्लाह आसान करें। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की आने वाली पीढ़ियां शांति देखें। वहीं अबरार अल्ताफ कहते हैं कि इस्लाम का मतलब ही है शांति। हमारी ख्वाहिश तो यही रहेगी कि पूरी दुनिया में अमन रहे। अपने कश्मीर के लिए खास दुआएं करेंगे जो तकलीफों से गुजर रहा है। इस तरह की जो चीजें करते हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को सिंगापुर के आम चुनाव में जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लॉरेंस वोंग को आम चुनाव में शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। भारत और सिंगापुर एक मजबूत और बहुआयामी पार्टनरशिप साझा करते हैं जो लोगों के आपसी जुड़ाव पर आधारित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम मिलकर इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाएंगे। आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उनकी पार्टी पीपुल्स एक्शन पार्टी ने शनिवार को हुए आम चुनावों में जीत हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता को लेकर कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उन्होंने पंडितों को कश्मीर से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी और इस घटना के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या आपको पता है इस घटना में मेरे कितने मंत्री मारे गए, कितने विधायक और कितने वर्कर्स मारे गए। 1500 से अधिक लोग मारे गए थे सिर्फ भारत का झंडा फहराने के लिए। उन्हें मस्जिद से निकलते ही गोली मार दी गई। विधानसभा पर हमला हुआ जिसमें 40 लोग मारे गए और लोग कहते रहे कि फारूक अब्दुल्ला कहाँ हैं, फारूक अब्दुल्ला कहाँ हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हो रहा था उस समय मैंने भारत सरकार से सेना की कुछ और कंपनियां भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। अगर वे 15 कंपनियां भेज देते तो यह स्थिति नहीं आती।
अपने इस्तीफे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला है तो मैं कभी इस्तीफा नहीं देता। अगर मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं तो मुझे फांसी पर लटका दो। AIADMK महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से नहीं डरी और उसने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भगवा पार्टी के साथ खुशी खुशी गठबंधन किया है। पलानीस्वामी ने कहा कि AIADMK को डरने की कोई बात नहीं है और वह ED और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरती। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि DMK के मंत्री हालांकि हताश हैं और ED और आयकर विभाग से डरते हैं क्योंकि उन्होंने लूट का पैसा छिपा रखा है और वे इसे संभालने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर नजर रख रही थी और नतीजन TMK के मंत्री डर के मारे बोल रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले DMK ने प्रतिशोध की राजनीति के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा की थी। साथ ही उसने इसका कानूनी रूप से सामना करने और इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने की कसम खाई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.